आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में, जो कि स्मॉल लेंथ, थिकनेस और डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये मेरे पास स्क्रू गेज है। ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। यू शेप मेटल फ्रेम इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, इसके अलावा डायमीटर या लेंथ को भी मेजर किया जा सकता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो राइट साइड पे जो आपको ये रॉड नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्पिंडल, और ये जो इसके साथ ये जो छोटे वाला नज़र आ रहा है इसको कहते हैं एनविल। स्पिंडल और एनविल के दरमियान किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के हम रीडिंग लेते हैं। ये इसका सर्कुलर स्केल होता है या सिलेंडर भी इसे कहते हैं, और इसके ऊपर यहाँ आपको रीडिंग नज़र आ रही होंगी। 70 है, ये 60 है, और ये जो नीचे नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपको लाइनें भी नज़र आ रही हैं, इसे ओपन करके देखते हैं तो ये होता है मेन स्केल। इसे कहते हैं मेन स्केल, और इसके ऊपर भी वैल्यूज़ दी होती हैं। अब मेन स्केल के अंदर आपको यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही होगी। ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं बेस लाइन। इसके ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई है हर लाइन 1 मिलीमीटर को शो कर रही हैं, और इस बेस लाइन के जो नीचे हैं यहाँ पर नज़र नहीं आ रही इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में, लेकिन जो दूसरे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होते हैं उनके अंदर होती है। यहाँ पर नीचे वाली हर लाइन 0.5 मिलीमीटर को शो कर रही होती है। तो ये 0.5 मिलीमीटर को कैसे वैल्यू लेते हैं? जब कैलकुलेशन लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी हो जिसे इसके दरमियान में हम रखेंगे, मिसाल के तौर पर यही ऑब्जेक्ट है, इसे इसके दरमियान में रखेंगे और जैसे इसे यहाँ से टाइट करेंगे तो ये थिम्बल कहलाता है। जिसे पकड़ के मैं रोटेट कर रहा हूँ ये थिम्बल कहलाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही रख के आगे मूव करवा रहे हैं ये मूव करता जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर टाइट हो गया। अब इसके अलावा इसके साथ यहाँ पर एक रैचेट भी होता है। इसको जैसे हम फर्दर रोटेट करेंगे तो रैचेट में से एक आवाज़ आएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट अब बिल्कुल टाइट हो गया है। जब ये टाइट हो जाएगा तो इससे आवाज़ आएगी कि ये अब बिल्कुल टाइट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि फर्दर हम अब इसे और टाइट नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी रीडिंग लेते हैं। जो मेन स्केल की रीडिंग है वो इस तरह से लेते हैं, जैसे यहाँ ये 70 वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये 70 वाली लाइन बेस लाइन के बिल्कुल करीब है। आपने वो लाइन लेनी है जो बेस लाइन, मतलब कि ये जो सर्कुलर स्केल पर ये जो लाइन नीचे दी हुई है ये लाइन, और इधर से ये जो 70 वाली लाइन है ये ऐसे लगे कि बिल्कुल एक लाइन के अंदर है। जब ये एक लाइन के अंदर नज़र आएंगी तो वो जो रीडिंग आएगी 70, वो 70 रीडिंग लेंगे और वो सर्कुलर स्केल की होगी। मेन स्केल पर रीडिंग लेने के लिए हम इन छोटी लाइंस को काउंट करेंगे। तो यहाँ से अगर इन्हें काउंट किया जाए जो मेन स्केल है तो इसमें 0 वाली लाइन को काउंट नहीं करना, उससे आगे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, और इसके साथ यहाँ एक छोटी लाइन नीचे भी होगी तो वो वाली लाइन 0.5 मिलीमीटर को शो करेगी। तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.5। तो ये वाला मेन स्केल है, मेन स्केल की रीडिंग आएगी 3.5 और सर्कुलर स्केल की वैल्यू आएगी 70। फाइनल वैल्यू लेने के लिए सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आई है 70, इसे लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 0.01 मिलीमीटर, और उसमें ऐड करेंगे ये 3.5 जो कि मेन स्केल की रीडिंग है। तो इस तरह जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी रीडिंग कहलाएगी या इसकी थिकनेस कहलाएगी। अब इसे फर्दर डिटेल में देखते हैं। ये यू शेप मेटल फ्रेम होता है जिसके अंदर एक मेन स्केल होता है ये वाला, और ये जो है ये सर्कुलर स्केल है। ये थिम्बल है जो सिलेंडर की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। इसे हम रोटेट करते हैं और इसके ऊपर रीडिंग शो हो रही होती है, और ये रैचेट कहलाता है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या डायमीटर को फाइंड करना है इसके दरमियान प्लेस करेंगे और इसे यहाँ से टाइट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे इसके अंदर प्लेस करते हैं और इसका डायमीटर फाइंड करते हैं। तो आपने जैसे इसे अंदर प्लेस करके यहाँ से मूव करवाएंगे तो अब आपको यहाँ से आवाज आ रही होगी। इस आवाज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बस ये जितना टाइट होना चाहता था इसे टाइट कर दिया है, इससे ज्यादा ये टाइट नहीं होगा। तो जैसे मैं इसे मूव करूंगा तो इससे आवाज आएगी। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पर एक नट होता है, इसे टाइट कर देते हैं ताकि यहाँ से हिले ना और रीडिंग के अंदर कोई फर्क ना हो। और उसके बाद क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग को रीड करते हैं और फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग को रीड करते हैं। तो इस तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज काम करता है। तो पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डीपली देख लें, उसके बाद हम इसकी फर्दर वर्किंग को स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो मेन स्केल वाला है। मेन स्केल ऑन स्लीव है। मेन स्केल ऑन स्लीव का क्या मतलब है?
ये मेरे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये जो पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट, इसके नीचे मेन स्केल है। अब जैसे मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो नीचे से मेन स्केल ओपन होता जाएगा, और पीछे लेकर जाऊंगा तो ये मेन स्केल इसमें नजर आ रहा होगा आपको। तो ये ऑन स्लीव का मतलब क्या है, ढका हुआ। स्लीव का एक वर्ड यूज करते हैं। तो मेन स्केल असल में सर्कुलर स्केल के नीचे छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेन स्केल को सिलेंड्रिकल जो ये वाला सर्कुलर स्केल है इससे ढांपा हुआ है, इसलिए ऑन द स्लीव कहते हैं। तो दिस स्केल इज मार्क्ड ऑन स्लीव एंड हैज डिवीजन ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। तो इसके ऊपर जितनी भी लाइनें दी हुई हैं हर लाइन 1 मिलीमीटर को शो करती है। ये जो सेंटर में लाइन है ये बेस लाइन को बताती है। बेस लाइन के नीचे हर लाइन 0.5 मिलीमीटर को शो करती है, और बेस लाइन से ऊपर वाली जितनी भी लाइन है ये हर लाइन 1 मिलीमीटर को शो करती है। अब जब रीडिंग लेंगे तो हम ये देखेंगे कि वैल्यू कैसे लेते हैं। उससे पहले सर्कुलर स्केल देखते हैं, सर्कुलर स्केल क्या होता है। लेकिन उसमें एक पॉइंट रह गया है मेन स्केल में, इट इज सिमिलर टू ए रूलर बट मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि मेन स्केल पर हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है वो है सर्कुलर स्केल। अब ये जो ऊपर रोटेट कर रहा है ये वाला पार्ट, ये सर्कुलर स्केल होगा। इसे हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ये सर्कुलर स्केल होगा। इसे लिखा ऑन द थिम्बल, तो इस पार्ट को थिम्बल कहते हैं। वैसे तो ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसे यहाँ से जब हम पकड़ के मूव करवाते हैं तो हम कहते हैं थिम्बल को रोटेट कर रहे हैं। असल में यही सर्कुलर स्केल को रोटेट करवाता है। दिस इज रोटेटिंग स्केल लोकेटेड ऑन द थिम्बल। इट हैज 50 डिवीजन्स ऑन स्क्रू गेज एंड सम हैज 100 डिवीजन। मतलब कुछ स्क्रू गेज जो होते हैं उनके ऊपर यहाँ 50 डिवीजन होती हैं, मतलब 50 लाइन होती हैं, कुछ पे 100 होती हैं। कुछ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर ये 50 डिवीजन भी शो करता है। फर्दर इसमें कुछ पार्ट हैं एनविल एंड स्पिंडल। ये जो सेंटर में आपको 2 स्टड नजर आ रहे हैं, 2 रॉड नजर आ रहे हैं, तो इसमें से ये वाला एनविल है और जो दूसरे वाला है ये स्पिंडल है, और ये एक यू शेप फ्रेम है, इसलिए इसे मैंने कहा कि यू शेप मेटल फ्रेम है। और इसमें एक थिम्बल भी है। थिम्बल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। लास्ट में ये जो पार्ट है ये है रैचेट वाला। ये जो लिखा हुआ है रैचेट, इसका मतलब ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखकर टाइट करेंगे और जब वो मुकम्मल टाइट हो जाएगा तो फिर इसे यहां से जब मूव करवाएंगे तो ये आवाज देगा। इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट को आपने टाइट कर लिया है और वो बिल्कुल टाइट हो गया। उसके बाद यहाँ से इसके नट को यहाँ से आप क्लोज कर दें ताकि वो हिल ना सके। फिर उसके बाद लेंगे रीडिंग। अब फर्दर इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, पिच ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की पिच किसे कहते हैं? पिच को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ये जो स्पिंडल है इसके दरमियान में यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे टाइट, और जब टाइट करेंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन जो 0 वाली लाइन है वहां से स्टार्ट करना है, और एक सर्कल जब कंप्लीट होगा 1 रोटेशन, तो 1 रोटेशन जब कंप्लीट करेंगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 0.5 मिलीमीटर होगा, जो कि पिच ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहलाती है। तो इसे एक बार आपने रोटेट करना है, और एक बार रोटेट करने में मेन स्केल पर जो डिस्टेंस कवर होता है वो 0.5 मिलीमीटर का होता है, इसीलिए इसे पिच ऑफ स्क्रू गेज भी कहा जाता है। सो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पिंडल इन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए थिम्बल। पिच ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट का वर्ड से भी पता चल रहा है कि कम से कम मेजरमेंट जो कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम लेंगे तो उसे लीस्ट काउंट कहेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेंटर में रखेंगे और इसे यहाँ से सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे उसे टाइट करने के लिए, हो सकता है कि हमें 10-12 बार भी इसे रोटेट करना पड़े, हो सकता है इसे 2 या 3 बार रोटेट करना पड़े। तो तब तक रोटेट करते रहना जब तक वो ऑब्जेक्ट जो इसके दरमियान रखा है वो टाइट ना हो जाए। लेकिन अभी कोई ऑब्जेक्ट मैंने नहीं रखा, तो कम से कम जो रीडिंग लेनी है, मतलब कि एक सर्कल है, मतलब कि ये सर्कुलर जो स्केल है इसे अगर एक बार रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये एक बार जब रोटेट होगा और दोबारा 0 वाली वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये है जो मेन स्केल है वहां पर 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। इसका मतलब ये है अगर मैं एक चक्कर और इस तरह इसका कंप्लीट करता हूं तो यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर वाली एक और लाइन छुप जाएगी। इस तरह से और मैं आगे मूव करूंगा तो ये आगे की तरफ जाएगा और एक एक लाइन को कवर कर लेगा। ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है इधर से एक एक लाइन कवर होती जाएगी। इसे पीछे लाएंगे तो एक बार चक्कर कंप्लीट करने के बाद आधी लाइन और शो हो रही है,
और पीछे लेकर जाएंगे तो एक लाइन और शो हो रही है, और पीछे लेकर जाएंगे तो एक लाइन और शो हो रही है। इसी चीज को कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज, कि हम अगर एक बार इसे रोटेट करें तो आधी लाइन कवर होती है जो कि मेन स्केल के ऊपर दी हुई है। इसी चीज को इसमें बताया गया है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज को अगर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पर डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वो 0.01 मिलीमीटर आता है। इसको जब डिफाइन करते हैं तो इसकी डिफाइन ये है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। मतलब कम से कम वो रीडिंग जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जरिए ली जा सकती है उसी चीज को लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। उम्मीद है कि पिच के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा कि पिच किसे कहते हैं, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल की साइड पे यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी होती हैं, यहाँ पर बाद दफा ये 100 भी दी होती हैं, बाद दफा ये 50 भी दी होती हैं। तो ये वाली वैल्यू जो 50 वाली है वो इस सर्कुलर स्केल पर होगी, और ये जो मेन स्केल है यहाँ पर वो दूसरी वैल्यू होगी जो 0.5 ली है। मतलब अगर एक बार इसे घुमाते हैं तो आधी लाइन कवर हो जाएगी, एक लाइन मेन स्केल की ऊपर वाली कवर हो जाएगी, वो 1 मिलीमीटर की शो करेगी और नीचे 0.5 को। तो आधी लाइन जो है नीचे जो शो हो रही है एक बार घुमाने से वो कवर हो जाएगी। तो इसी चीज को हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और पिच किसे कहते हैं, जब एक बार इसे घुमाएंगे सर्कुलर स्केल को और जो डिस्टेंस कवर होगा मेन स्केल पर उसी को ही पिच कहते हैं। ये तो एक जनरल बात है कि जैसे हम किस चीज को, जैसे ढक्कन को खोलते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, बंद करते हैं तो नीचे की तरफ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करवाएंगे तो ये थोड़ा इधर की तरफ मूव करेगा, थोड़ा इधर की तरफ मूव करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 0.5 मिलीमीटर। इसी चीज को पिच कहते हैं। अगर हम इसे ओपन करना चाहें, पीछे की तरफ रोटेट करें, तो यहाँ पर रोटेशन 2 3 4 बार मैंने कर दी है। तो जैसे ही एक रोटेशन मुकम्मल होती है तो ये पीछे की तरफ जाता है और एक लाइन यहाँ से नजर आती है 0.5 मिलीमीटर, जो कि हाफ लाइन है, 0.5 मिलीमीटर को शो करती है। इसी चीज को पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। अब जब मेजरमेंट लेनी होती है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जरिए, एक वैल्यू चाहिए होती है मेन स्केल की, और जो दूसरी वैल्यू होती है ये सर्कुलर स्केल की चाहिए होती है। और सर्कुलर स्केल को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, उसमें ऐड करेंगे मेन स्केल की रीडिंग। और सर्कुलर स्केल पर जो वैल्यू इसमें आ रही है वो वाली है 25। अगर 25 वाली लाइन इस बेस लाइन के साथ बिल्कुल मैच हो रही है तो उस सूरत में 25 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज से। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज को मल्टीप्लाई करेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ, और लास्ट में क्या आएगा, सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई होगी तो 0.25 मिलीमीटर आ जाएगा, और उसके बाद इस वैल्यू को ऐड करेंगे 6.5 मिलीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा 6.75 मिलीमीटर। अब यहाँ नीचे डायग्राम बनी हुई है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन है ये सारी शो कर रही है 1 मिलीमीटर को। यहाँ जितनी भी ऊपर लाइन दी हुई है ये 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसे कहते हैं बेस लाइन, और बेस लाइन से जो नीचे वाली लाइनें होती हैं ये हर लाइन 0.5 को शो कर रही है। जब हम रीडिंग लेते हैं तो ऊपर वाली लाइंस को काउंट करते हैं और उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है उसको भी काउंट करते हैं, लेकिन वो एंड में करते हैं, हर एक के साथ नहीं, हर एक के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू पहली 0 है, ये 1 है, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ये 1.5 को शो करेगी। इसी तरह इससे जो अगली लाइन है ये शो कर रही है 2 मिलीमीटर को, और उसके बाद ये जो लाइन है ये 2.5 मिलीमीटर को शो कर रही है। इसी तरह हर एक लाइन के साथ एक छोटी लाइन नीचे दी गई है, तो जो कि नीचे वाली लाइन 0.5 मिलीमीटर को शो करती है, ऊपर वाली लाइन 1 मिलीमीटर को शो करती है। तो लास्ट में अगर देखा जाए 1 2 0 वाली लाइन को काउंट नहीं करते, उससे आगे करते हैं मेन स्केल पर 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 है। 6 के बाद जो नीचे लाइन रेड कलर में ये जो शो हो रही है ये वाली लाइन हाफ है 0.5, तो ये 6.5 हो जाएगा, तो 6.5 मिलीमीटर। और जो मेन स्केल है ये वाला जो सर्कुलर स्केल है ये सर्कुलर स्केल है, और सर्कुलर स्केल पर जो रीडिंग सेम इसके साथ मैच कर रही है, ये इस ब्लैक लाइन को बेस लाइन कहते हैं। इस बेस लाइन के साथ जो ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी जो लाइन मैच हो रही है वो 25 है, तो 25 सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी। इसलिए 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर से, जो कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है।
25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा 0.25 और इस वैल्यू में ऐड करेंगे मेन स्केल की रीडिंग जो कि 6.5 मिलीमीटर है। तो उम्मीद है कि आपको इससे पता चल गया होगा कि रीडिंग लेते कैसे हैं, मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की। मेन स्केल में ऊपर वाली लाइनों को काउंट करते हैं और लास्ट में अगर कोई छोटी लाइन बच गई है तो उसको भी 0.5 के तौर पर ऐड करना है। ऊपर वाली लाइनें 1 मिलीमीटर को शो करती है, नीचे वाली हर एक लाइन 0.5। ऊपर अगर आपने 6 लाइनें ले ली हैं तो उसके आगे एक छोटी लाइन नजर आ रही है तो उसे 0.5 मिलीमीटर को उसमें ऐड कर देंगे, 6.5 मिलीमीटर हो जाएगा। और जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग इस तरह से लेनी है कि ये जो मेन स्केल है इसके सेंटर में जो बेस लाइन नजर आ रही है बिल्कुल इसकी सीध में स्ट्रेट लाइन में अगर कोई लाइन मैच हो रही है सर्कुलर की तो उसकी वही रीडिंग होगी। तो यहाँ पर 25 है, तो 25 को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, क्योंकि सर्कुलर स्केल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से और ऐड करते हैं मेन स्केल की रीडिंग। तो लास्ट में एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है 6.75 मिलीमीटर, तो इस तरह से हम वैल्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे हाउ टू यूज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज किस तरह से करते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपने स्पिंडल और एनविल जो है इनके दरमियान ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसकी ग्रिप को मजबूत करने के लिए हम रैचेट को रोटेट करेंगे। थिम्बल से भी पकड़ के आप रोटेट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट में ये कहेंगे कि टर्न द थिम्बल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज ग्रिप्ड। जब इसकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी, ये टाइट हो जाएगा, तब तक आपने इसे रोटेट करना है और उसमें से फिर एक आवाज भी आएगी। आवाज का मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट अब बिल्कुल भी इसके अंदर टाइट हो चुका है। मिसाल तौर पर यहाँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने टाइट किया है तो इसमें आपको आवाज आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि अब वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल टाइट हो गया है, फर्दर हम इसे रोटेट नहीं कर सकते। तो ये रैचेट्स के ये आवाज रैचेट से आएगी, तो आपने रैचेट से पकड़ के रोटेट करना है। इसके बाद मेन स्केल की रीडिंग को नोट करना है, रीड द मेन स्केल ऑन स्लीव, और फर्दर जो है इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है उसे भी रीड करना है और लास्ट में कैलकुलेशन करनी है, जिसमें थिकनेस जब फाइंड करेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग को ऐड करेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग में और मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। इसका मतलब ये है कि जो सर्कुलर स्केल पर रीडिंग आएगी उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे मेन स्केल की रीडिंग। तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को फाइंड कर लेंगे। लास्ट में हम ये बात करेंगे कि जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है और उसे कैसे फाइंड करते हैं। ये मेरे पास स्क्रू गेज है, जब हम इसे टाइट करते हैं थिम्बल से पकड़कर या इस सर्कुलर स्केल को आगे की तरफ रोटेट करते हैं तो यहाँ सेंटर में जो स्पिंडल है और इसके साथ ये जो राइट साइड पे इसे कहते हैं एनविल, जो ये वाला है ये एनविल होता है और ये वाला स्पिंडल होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करनी है इसे उसके अंदर प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को और इसे टाइट करते हैं। तो टाइट करने के बाद ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर जो जीरो वाली लाइन है और जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो जीरो वाली लाइन है, अगर ये आगे पीछे नहीं है बिल्कुल एक ही लाइन में शो हो रही है, मेन स्केल वाली जीरो वाली लाइन और सर्कुलर स्केल वाली जीरो वाली लाइन, तब एरर होगा जीरो। इसी चीज को जब हम डिफाइन करते हैं, इसी बात को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसकी डिफाइन कुछ यूं होगी, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। कोइंसाइड का मतलब है मैच करती है, बिल्कुल मिल जाती है विद हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल वाली लाइन है जीरो वाली, और ये जो रेड कलर में जीरो वाली लाइन नजर आ रही है ये सर्कुलर स्केल की है। ये दोनों एक ही लाइन में नजर आ रही हैं और जब ये कोइंसाइड करें आपस में मिलें और एक ही लाइन मालूम हो तब जो एरर होगा वो जीरो एरर कहलाएगा, मतलब स्क्रू गेज के अंदर कोई एरर नहीं है। इसी चीज को जब डिफाइन करते हैं, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल coincide with horizontal line on main scale then error will be known as zero error। तो मेन स्केल की जीरो वाली लाइन और जो सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन है आपस में coincide करेगी हॉरिजॉन्टली, तो उस सूरत में जो एरर होगा जीरो एरर कहलाएगा। अगर ये सर्कुलर स्केल वाली जीरो वाली लाइन यहाँ से ऊपर चली जाती है, मेन स्केल की जीरो वाली लाइन नीचे है और जो सर्कुलर स्केल है उसकी जीरो वाली लाइन थोड़ी ऊपर हो जाती है, उस सूरत में एरर होगा नेगेटिव। और अगर जीरो वाली लाइन जो सर्कुलर स्केल की वो नीचे हो जाती है और मेन स्केल की जीरो वाली लाइन ऊपर है, इस सूरत में जो एरर होगा वो पॉजिटिव एरर होगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। बिहाइंड मतलब पीछे होगा, नीचे होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का तो आपको पता है जो एक्स एक्सिस में लगाते हैं। इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज
ये है सर्कुलर स्केल, ये है मेन स्केल। तो सर्कुलर स्केल की जो जीरो वाली लाइन है वो बिहाइंड होगी मेन स्केल के, मतलब बिहाइंड मतलब मेन स्केल की ये जो वैल्यू है ये ऊपर होगी और जो सर्कुलर स्केल है उसकी वैल्यू नीचे होगी। तो सर्कुलर स्केल बिहाइंड है मेन स्केल के, तो इसी को हम डिफाइन करेंगे, if zero of circular scale lies behind the horizontal line on main scale then zero error will be positive। फर्दर इसमें नेगेटिव जीरो एरर मैं आपको बता चुका हूं कि सर्कुलर स्केल वाली जीरो वाली लाइन ऊपर होगी, मेन स्केल की जीरो वाली लाइन नीचे होगी। if zero of the circular scale above the horizontal line on main scale then zero error will be negative। अब पॉजिटिव एरर को और नेगेटिव एरर को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, पॉजिटिव एरर की फॉर्म में सबट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एरर की फॉर्म में ऐड करते हैं, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल मेजरमेंट आई थी, जैसे कि यहाँ पर 6.75 आई थी, तो 6.75 में अगर नेगेटिव एरर आता है जितनी वो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जितनी भी वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव एरर के लिए है। और अगर पॉजिटिव एरर की बात करें तो उसमें से हम जितनी भी वैल्यू होगी वो सबट्रैक्ट करेंगे टोटल वैल्यू जो पहले मेजर की है, वो पहले मेजर की 6.75, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे जो भी वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल 5 मिलीमीटर है ये 1 मिलीमीटर है, जितनी भी वैल्यू उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। उस सूरत में जो एरर होगा पॉजिटिव होगा। अगर ऐड करें तो फिर क्या होगा, अगर ऐड कर रहे हैं तो एरर होगा नेगेटिव, अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं टोटल वैल्यू में से तो फिर एरर होगा पॉजिटिव। तो ये था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर को फाइंड करने का तरीका। तो इसमें हमने ये भी देखा कि पॉजिटिव जीरो एरर की फॉर्म में हम फाइनल वैल्यू किस तरह से लेंगे और इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर जब आ जाएगा तो उस वैल्यू को फाइनल वैल्यू में किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने जीरो एरर, इसके अलावा इसका यूज देखा और स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन, पिच ऑफ स्क्रू गेज को देखा, डिफाइन को देखा। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इसके रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज के रिलेटेड। तो ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव वाले ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे तरह से याद करना है। ये सारी डिफाइन मुकम्मल मैंने लिख दी है, सारा मेथड लिख दिया है। अगर फर्दर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके बारे में जरूर बताएं। लास्ट में हम देखेंगे कंपैरिजन विद अदर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहला है कंपैरिजन मेयरिंग टेप का और उसकी रेंज है 1 सेंटीमीटर से सेवरल, मतलब कई मीटर तक उसकी रेंज है। इस तरह मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी 0.1 मिलीमीटर है और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर है। और इन सब की रेंज यहाँ पर दी गई है, यहाँ से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है और ये रेंजेस आपको याद भी होनी चाहिए।